हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट, या दूसरे वर्ड में इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग, या दूसरे वर्ड में इसी को और किस नाम से जान सकते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। ओके, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग को समझने के लिए हम लोगों को दो चीजें आना जरूरी है। पहली चीज बेटा एनर्जी, ट्यूब का फोटोन कितना होता है। ठीक, तो अगर किसी भी फोटोन की वजह से बेटा एनर्जी हम देखेंगे तो E इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू। जब कभी भी फोटोन की बात आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, एच न्यू, यानी कि ये फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या जब हम किसी पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो उस टाइम पर एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा mc। ठीक है, नॉर्मली हम मोमेंटम को किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल नेचर के लिए है हमारे लिए तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, m। लेकिन वहीं पर अगर किसके लिए है मोमेंटम, फोटोन के लिए है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो इन कंडीशंस को पहले हम देख लेते हैं, इसके बिहाफ पर बात करेंगे इसकी कॉम्पटन इफेक्ट की। तो देखो कॉम्पटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉम्पटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने मान लो एक कोई फोटोन ले लिया जिसके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब कोई फोटोन के पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो किसी कार्बन ब्लॉक से या किसी और चीज से आकर जब टकराएगा जिसके पास से क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने कहा मान लेते हैं ये कार्बन ब्लॉक है जिसका इनिशियल मास एट द रेस्ट कितना है, एम नॉट। ओके, एक फोटोन है बेटा, वो आके क्या काम करेगा, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जब ये फोटोन आकर इससे टकराएगा यानी कि कोलिजन होगा, तो कोलिजन होने की वजह से उस कार्बन ब्लॉक के कुछ इलेक्ट्रॉन्स या हो सकता है सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, इनके बीच का जो बॉन्ड है आउटर शेल वाला वो ब्रेक हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए हो सकता है इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आ जाए। जाना कैसे चाहिए था बेटा, ऐसे हो सकता है कंडीशन में जाना चाहिए। तो देखो ये हमारे लिए क्या है, इंसिडेंट एक्सरेज है। दूसरे वर्ड में क्या है, इसकी एनर्जी बेटा कितनी हम लोगों ने मानी, E इज इक्वल टू फोटोन है चलिए। जब कोई फोटोन एच न्यू एनर्जी, जो एच न्यू एनर्जी बहुत हाई अमाउंट की है, आकर किसी कार्बन ब्लॉक से टकराएगा तो कार्बन ब्लॉक के पास आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फ्री होकर यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे बेटा, इस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड कर जाएंगे तो ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना वेव नेचर के बिहाफ पर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये स्कैटर्ड तो करेंगे यानी कि इनके पास कोई वेवलेंथ तो जरूर हो, बट ये वेवलेंथ के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेव नेचर है उसके बिहाफ पर एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो बेटा वेव ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, किसके बिहाफ पर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये मान लिया मास कितना हो गया, एम। ऑब्वियस सी बात है, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रिलीज हुए तो ये मास कितना रहा होगा बेटा, एम नॉट। ये मास कितना हो जाएगा, एम। एम नॉट और एम के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि ये चीज जो है वेव नेचर के बिहाफ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। तो जब वेव नेचर के बिहाफ पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है तो किसके बिहाफ पर एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा, आइंस्टीन्स के एनर्जी मास रिलेशंस के बिहाफ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, रेस्ट की कंडीशन में था, तो इसकी एनर्जी बेटा कितनी थी, E इज इक्वल टू एम नॉट सी। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, जब स्कैटर्ड कर गया फ्रॉम किसी एंगल से, जो हमारा एक्स रेज है उसके इनिशियल पोजीशन से बेटा थीटा एंगल पर क्या कर गया, स्कैटर्ड कर गया। तो अब इस टाइम पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो एक्स रेज है जब आकर इस पर बेटा टकराएंगे, तो जब आकर इस पर कराएगा, ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना ऐसे सीधे जा, टकराने के बाद क्या हो सकता है बिल्कुल सीधे चले जाए, हो सकता है कुछ एंगल पर स्कैटर्ड कर जाए, हो सकता है परपेंडिकुलर स्कैटर्ड कर जाए, हो सकता है रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाए। तो वो हमारे लिए कंडीशन, बट मैंने क्या कि अपने पाथ से क्या कर गया है बेटा, डेविएट कर गया। तो जब अपने पाथ से डेविएट कर गया तो ये एक्स रेज जो सीधे जाना चाहिए था, हमने मान लिया कि वो क्या कर गया बेटा, फाई एंगल पर स्कैटर्ड करके चला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। तो एनर्जी जो चेंज हुई
उसमें h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई होगी, तो हमने कितना लिख दिया बेटा, इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए। अगर बात करें हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पर दो कंडीशंस आएंगे। एक तो ये जो बेस्ड है, पहले आप देख रहे होंगे सारा का सारा क्या हो गया, एनर्जी हो, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट की कंडीशन में था, आफ्टर द कोलिजन क्या गेन कर लेगा बेटा, मोमेंटम गेन कर लेगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी, यानी क्वांटम इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। किस चीज को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। तो मैं इंडिविजुअली दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा बेटा। पहले हम लोग क्या काम करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने क्या कहा, कोई एक एक्सरे था जिसके पास हाई एनर्जी थी, वो आकर बेटा क्या काम करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई कार्बन ब्लॉक है जो रेस्ट की कंडीशन में है, जिसका मास कितना है, एम नॉट है, उस पर आकर टकराया, तो टकराएगा तो ये अपने पास से डेविएट होकर चला जाएगा, जिसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने कुछ नहीं अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दिया है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेगा बेटा, मोमेंटम गेन कर लेगा, और इसकी एनर्जी इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से चेंज होकर कितना हो गया बेटा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इनिशियल मोमेंटम इसका बेटा कितना रहा होगा, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। तो जब ये इस पर आकर टकराएगा, ये रेस्ट में जब था तो मोमेंटम कितना, p बराबर 0। जब ये आकर बेटा इस पर टकराएगा तो इसकी कोई एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी के साथ ये मोमेंटम को गेन कर लेगा। तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम p बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये याद रखना, जब v वेलोसिटी की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, जब न्यू की बात हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, तो कितना हो जाएगा, वो हमारे लिए 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी मोमेंटम बेटा क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, तो एच न्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा। ओके, तो ये इतनी कंडीशन हो जाएगी। तो क्या हो गया, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करती है। यहाँ पर आप टर्म को समझने की कोशिश करिए। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उससे डायरेक्शंस कभी मैटर नहीं करेंगे। यानी कि एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू क्या हो जाए, एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। बट अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिजन है बेटा, दो एक्सिस के अलोंग, एक किसके लॉन्ग, एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी दोनों ही एक्सिस के अलोंग हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैंने कहा कि क्वांटम इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला किस पर बेस्ड है बेटा, क्वांटम इफेक्ट इज बेस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा किस पर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पर बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये दो चीजों पर हमारा क्वांटम इफेक्ट बेस्ड है। अब देखो, E इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, एच न्यू अपॉन सी, या E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो न्यू बराबर हमारे लिए कितना होता है, सी बाई लेमडा। तो न्यू डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, सी अपॉन लेमडा डैश। तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव। एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो जब हमारा क्या हुआ, कोलिजन हुआ है फोटोन का, तो कोलिजन के बाद ये वाली एनर्जी रिड्यूस हुई है। एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ। तो हमारे लिए चेंज इन द वेवलेंथ हुआ बेटा। तो जो चेंज इन द वेवलेंथ हुआ है, वो आफ्टर द वेवलेंथ स्प्रिंग आफ्टर जो हुई है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो वेवलेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड आफ्टर द स्कैटरिंग। वेवलेंथ जो इंक्रीज हुई है, या दूसरे वर्ड में जो चेंज इन द वेवलेंथ, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट बोलते हैं। और जो इंक्रीज इन द वेवलेंथ है हमारे लिए, इस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे बेटा क्वांटम शिफ्ट। ओके, अब आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पर अप्लाई करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा बेटा, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग लिख लेना ये बात, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी कोलिजन। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, कि एनर्जी बिफोर
कोलिशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, एनर्जी आफ्टर कोलिशन। ठीक है, तो एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, एनर्जी आफ्टर कोलिशन। देखो एनर्जी बिफोर कोलिशन कितना था बेटा, एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू कितना है, एच यू, किसका, एक्स रेज का या फोटोन। एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू कितना है बेटा, एम नॉट सी स्क्वायर, किसका, कार्बन ब्लॉक। तो हमने कहा एनर्जी बिफोर द कोलिशन कितना है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिशन कितना हो गया बेटा, यहाँ पर देखो एच न्यू डैश कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश, और इसकी एनर्जी कितनी है, प्लस एम सी। तो हमने क्या काम किया, एम सी स्क्वायर को एक तरफ लिख लिया, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ लिख लिया। तो देखो ये कितना हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल, ये इधर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और ये प्लस कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर। तो देखो जब कभी भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉम्पटन इफेक्ट में निकालेंगे, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी बेटा हम उसका हमेशा स्क्वायर कर देंगे। इसके पीछे एक रीजन है, अभी जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तो मैं वहां पर समझाऊंगा आपको क्यों बार बार हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ, स्क्वायरिंग बोथ। तो जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया है तो देखो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी के पावर 4, क्या हो जाएगा बेटा, एम स्क्वायर सी के पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मान लो ए और ये मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी के पावर 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और इनटू कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर से क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, हमने क्या काम किया, हमने कहा कि एम स्क्वायर सी की पावर 4 क्या लिया है, एम स्क्वायर इस साइड हो जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 एच इंटू एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश हो जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या था यहाँ पर देखते हूँ, ये इसका स्क्वायर हो गया बेटा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये हो जाएगा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ पर कितना है बेटा, प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये किसके हिसाब से आ गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है बेटा कि एनर्जी बिफोर द कोलिशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी आफ्टर द कोलिशन। तो एनर्जी बिफोर द कोलिशन और एनर्जी आफ्टर द कोलिशन को हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो बेटा मोमेंटम को मैंने क्या कहा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से मोमेंटम को एक्स एक्सिस के अलोंग भी देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी देखना पड़ेगा। तो फिर से वही चीज ले लेते हैं, हमने कहा ये हमारे लिए कार्बन ब्लॉक था जिसका मास कितना था, एम नॉट था। ये हमारा को क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आकर एक एक्स रे है कुछ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और जो फोटोन है मान लो इधर चले, ठीक है। जाना कैसे चाहिए था बेटा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, हमने माना कुछ को जाना चाहिए था, और कुछ बेटा कहाँ पर चले जाएंगे, वाई एक्सिस के चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो ये दो चीजें हम लोगों को मिल गई। तो अब देखो जो मोमेंटम था बेटा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इसका मोमेंटम कितना हो गया, p बराबर mv। फोटोन का मोमेंटम बेटा कितना होगा, p इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में c। यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम था बेटा वो कितना था, 0।
तो मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, दो कंडीशन है बेटा, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। हमने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, किस एक्सिस के लॉन्ग, एक बार अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरी बार अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमने कहा बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। देखते हैं एनर्जी बिफोर द कोलिजन, सॉरी मोमेंटम बिफोर द कोलिजन कितना था, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0। तो ये बात अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा आप, क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बेटा कितना हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात हो रही है, तो ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ही नहीं, ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर बेटा ले लेते हैं, तो मान लो ये हमारे लिए क्या हो गया, ऐसे कुछ, तो इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाता है, ये जो बेस है बेटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, एच न्यू डैश अपॉन सी, और यहाँ पर जो एंगल हमने माना है वो कितना है, फाइव, और ये एंगल बेटा कितना है, थीटा। तो इसकी वजह से जो बेस के अलॉन्ग हो जाएगा वो एच न्यू डैश अपॉन सी, यानी ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और कॉस एंगल कितना है बेटा, फाइव, कॉस फाइव। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले का अगर देखें बेटा, तो ये हमारे लिए पेंडिकुलर हो जाएगा, अगेन बेस तो सेम, बेस सेम हो गया तो बेस बराबर हाइपोटेनियस इनटू कॉस, तो प्लस कितना हो जाएगा बेटा, एम वी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ प्लस एम वी, और एंगल में कितना बेटा, थीटा है, तो इस बार कितना लिख देंगे, कॉस थीटा। तो एनर्जी बिफोर द कोलिजन लिख लिया, एनर्जी आफ्टर द कोलिजन लिख लिया, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन अलोंग द एक्स एक्सिस ये था, लेकिन मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ड्यू टू द वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या लिखा बेटा, ये। तो ये कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाइव प्लस एम वी कॉस थीटा। ओके, अभी काम करते हैं, एम वी कॉस थीटा को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, एक तरफ। तो देखो बेटा, अगर पूरी इक्वेशन में देखें तो इसको जब इधर लाएंगे तो सी और सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, जब सी कॉमन हो जाएगा बेटा तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बुक लाइन बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्या लिख दिया, एम वी सी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाइव, क्या हो जाएगा, एमवीसी cos थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश cos फाइव। देखो कभी भी हम इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा तो किसी काम का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या काम किया था, जो इक्वेशन बनाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको भी क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था। तो हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बेटा हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम वी सी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, और टू ए बी, तो माइनस में बेटा कितना हो जाएगा, माइनस टू एच इंटू एच, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। ये मान लिया इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए किसके अलॉन्ग हो, along द एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं बेटा, देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम इनिशियली कितना था, 0, लेकिन हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin थीटा बराबर कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाए, हाइपोटेनियस इनटू sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया, यानी यहाँ पर इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करो तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने क्या कहा, sin थीटा
हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, तो हाइपोटेनियस बेटा कितना, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन, और एंगल कितना है फाइव, कितना हो जाएगा साइन। इस वाले का बेटा देखें एम वी, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एम, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एम वी, और एंगल कितना बेटा, और सॉरी साइन थीटा, परपेंडिकुलर में क्या आएगा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा एम वी साइन थीटा। तो ये तो बहुत आसान हो गया, हमने क्या किया बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ध्यान से देखो एम वी साइन थीटा नीचे की तरफ यानी माइनस, ये बेटा ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो गए बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाते हैं, हमने कहा कि along वाई एक्सिस, क्या काम किया बेटा along वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के along कितना हो जाएगा एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना था एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव, सी को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाइव। अब इसका क्या काम करेंगे फिर से, वहां पर कॉस स्क्वायर था, अगर साइन स्क्वायर थीटा बना लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो फिर से वही बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी एम वी सी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। ठीक है, क्या काम करते हैं बच्चा, देखो एम बी सी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर है, और एम बी सी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो मैंने कहा एडिंग इक्वेशन, ये कौन सा है 2 और 3, तो देखो एमबीसी का होल स्क्वायर, एमबीसी का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो इक्वेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो मैंने कहा बेटा यहाँ छोटी छोटी बात लिख देता हूँ कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी वन, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी, तो हमने एडिंग इक्वेशन 2 और 3 क्या काम किया, एडिंग इक्वेशन 2 और 3, एमबीसी का होल स्क्वायर आप देखिए दोनों में क्या है कॉमन, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया वन बन गया, इक्वल टू सीधे यहाँ पर इंटू वन हो जाएगा, इज इक्वल टू बेटा देखें कितना है एच न्यू का होल स्क्वायर ये हो गया, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइन, पहले क्या आ जाएगा इधर एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और उधर वाले इक्वेशन 2 का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव अगेन क्या हो गया वन हो गया, तो इनटू यहाँ पर भी कितना आ गया वन आ गया, यानी कि हम लोग ये वाली वैल्यू लिख चुके हैं, ये वाली बाकी बचा बेटा ये, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, कितना हो जाएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव जाएगा, इसको मान लिया हमने इक्वेशन, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा 4 हो गया। अब क्या काम करते हैं इक्वेशन 1 और 4 यानी कि ये टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट दोनों का सम है, यानी कि along the x axis as well as along the y axis, तो ये टोटल क्या हो गया बेटा मोमेंटम हो गया बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, और अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या था कि यहाँ पर देखो बेटा ये एम स्क्वायर सी के पावर 4 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ओपन कर दिया था मेरे ख्याल से, तो ओपन ये एम स्क्वायर सी के पावर 4 एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 और प्लस उतनी सारी वैल्यू, ये क्या हो गया टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, तो जब हमारे पास टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिल गया है, टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिल गया है बेटा, तो दोनों में क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं, तो हमने क्या काम किया हमने कहा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, क्या काम कर रहे हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 1, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 ये आएगा नहीं तो इसलिए मैं अगले पर लिख देता हूं, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 1। तो देखो अपने पास इक्वेशन 4 में बेटा क्या है, एम वी सी का होल स्क्वायर माइनस इक्वेशन 1 में क्या था याद नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो कितना बेटा, एम स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखो इक्वेशन 4 में कितना था बेटा, एच न्यू का होल स्क्वायर है। अगर देखो यहाँ पर, ठीक है, ये कितना है, एच न्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या है, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी क्या है बेटा, एच न्यू का होल स्क्वायर, और ये क्या है, एच न्यू डैश का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 4 को जब इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कर जीरो हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू बेटा क्या हो गई, कट गई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रेड पेन से कट कर दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो गई सब्ट्रैक्ट करने पर, इससे और इससे। तो अपने पास क्या बचा बेटा इधर, माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, क्या बचा, माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव इज इक्वल टू बचेगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस फाइव, ठीक है। और फिर से इक्वेशन 4 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश और माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। और कितना हो जाएगा, कुछ और बचा था, हाँ ये बचा हुआ है बेटा, ये कितना है, प्लस, तो हमने 4 को 1 से माइनस किया है, तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो टू एच, यानी कि ये माइनस टू एच न्यू माइनस न्यू डैश माइनस टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी, इतनी सारी वैल्यू हो जाएगी। हम अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ बचा वी स्क्वायर, और यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर गया तो एक सी स्क्वायर बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या काम किया बेटा, टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन हो जाएगा। तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो हम ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देंगे बेटा, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से माइनस कॉस फाइव। तो ये दो इक्वेशन हमारे लिए फिर से और सब्ट्रैक्ट में आ गई। फिर बचा बेटा माइनस, तो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 और माइनस टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन m इज इक्वल टू कितना होता है, एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। तो दोनों तरफ बेटा फिर से स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया बेटा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी, ठीक है। इसको इधर ले आता हूं बेटा, तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगेन दोनों तरफ से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ये माइनस सी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना हो गया, एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी मैं इसकी जगह पर कितना लिख सकता हूं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर लिख सकता हूं माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई बेटा माइनस एम नॉट स्क्वायर
ये सी स्क्वायर पहले सी है और ये सी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सी की पावर 4 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश न्यू डैश ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2 h न्यू माइनस h न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है और यहाँ पर भी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। इस पूरी इक्वेशन को क्या काम करते हैं, इधर ले आते हैं, और ये जो न्यू न्यू डैश है, तो हम जानते हैं न्यू बराबर होता है सी अपॉन लिम्डा और न्यू डैश बराबर होता है सी अपॉन लिम्डा डैश। तो इसको पूरा इधर लेकर आए बेटा, तो देखो टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, एच कॉमन है, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया एच। न्यू की जगह बेटा कितना हो जाएगा सी अपॉन लिम्डा माइनस न्यू डैश की जगह सी अपॉन लिम्डा डैश, ये हो जाएगा एम नॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बेटा टू एच स्क्वायर, न्यू की जगह कितना हो जाएगा सी अपॉन लिम्डा, न्यू डैश की जगह बेटा सी अपॉन लिम्डा डैश, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 1 माइनस कॉस 5, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखो 2 से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे लिए बेटा क्या है सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर से कैंसिल आउट, ठीक है। अब इस सी को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा डैश हो जाएगा। अगेन क्या काम करते हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया बेटा सी कॉमन ले लिया, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी जो कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और ये लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन में लेमडा डैश लेमडा, और कुछ और वैल्यू थी देख लेते हैं, क्या है बेटा एम नॉट बचा हुआ है, ठीक है, और इधर एच बचा हुआ है और इधर लेमडा लेमडा डैश बचा हुआ है, तो इधर बचा बचा हुआ है एम नॉट, तो एम नॉट को हमने पहले ही लिख दिया इज इक्वल एच, सी स्क्वायर कट चुका है बेटा, डिवाइडेड बाई लेमडा डैश लेमडा 1 माइनस कॉस 5, तो देखो लेमडा डैश से लेमडा डैश कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन ये एम नॉट सी कहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 5, जहां पर 5 क्या है हमारे लिए स्कैटरिंग एंगल है, थीटा क्या है बेटा रिकॉइलिंग एंगल है, लेमडा डैश माइनस लेमडा क्या है कॉम्पटन शिफ्ट, तो ये क्या कहलाएगा बेटा कॉम्पटन शिफ्ट, ये हो गया कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा लैम्डा। एच अपॉन एम नॉट सी को लिखते हैं एच अपॉन एम नॉट सी है कॉम्पटन वेवलेंथ, क्या नाम से जाना जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, तो जो लेमडा डैश है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन लेमडा, तो ये बेटा क्या कहलाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी की जगह पर कॉम्पटन वेवलेंथ दैट इज समटाइम्स डिनोटेड बाय लेमडा सी, ठीक है, बट मैं अभी सीधे लिख देता हूं एच अपॉन एम नॉट सी, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5, दिस इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें बेटा मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जब बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे आया और एक्स रेज पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर एक्स रेज आकर टकराएगा और वापस चलेगा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम शिफ्ट। अगर दूसरी चीज बेटा देखें, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, सॉरी फोटोन ऐसे आया और टकरा के ऐसे सीधे चला गया, यानी फाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये क्या कहलाएगा मिनिमम शिफ्ट, ठीक है, और वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो h अपॉन एम नॉट सी है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो h अपॉन h की वैल्यू होती है 6.625 into 10 के पावर -34, मास इलेक्ट्रॉन ले ले बेटा तो 9.1 into 10 के पावर -34 के -31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो इसकी वैल्यू आती है एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, एज फॉर एज आई नो 0.024 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था
कॉम्पटन इफेक्ट का था, इसी में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉरी रिकॉइलिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।